नमस्कार साथियों। सोडा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसको किस तरीके से जो हमें तैयार करना चाहिए। तो आज की ये जो कक्षा है वो अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर तैयार की गई कक्षा है। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर आपस में विचार विमर्श करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड आदि की किसी भी किताब में अपने को देखने को नहीं मिलेगा। टॉपिक जिसे हम लोग विभिन्न प्रकार की गाइड से तैयार कर सकते हैं, करंट से तैयार कर सकते हैं, गूगल से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात की मैटर को कलेक्ट किया हुआ मिल जाए तो फिर तनाव नहीं है। अपने आप पढ़ें तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, क्या बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कुछ वैसी ही बातें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, अंतरिक्ष किसे बोलते हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष में उपग्रहों को छोड़ने के बाद किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हम क्रमवत कुछ वीडियोस के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सबसे पहले अंतरिक्ष के मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अंतरिक्ष के बारे में किस तरीके की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर काम आने वाले उपग्रहों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझ सकें। तो पहला बिंदु हमारे पास रहता है अंतरिक्ष, यानी जिसे हम स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष जिसे हम स्पेस कहते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन एक अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, अमेरिकी वैज्ञानिक एक इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूं, खगोल शास्त्री की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना, जिनका नाम है थियोडोर, जिनका नाम है थियोडोर वोन कार्बन। थियोडोर वोन कार्बन ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर ऊंचाई के संदर्भ में लेख लिखे, ऊंचाई के संदर्भ में दुनिया को जानकारी देने का प्रयास किया। अंतरिक्ष की ऊंचाई के बारे में सबसे पहले दुनिया को जानकारी देने का जो काम है वो किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर वोन कार्बन ने। इन्हीं ने यह बताया था स्पेस की परिभाषा देते हुए कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है भाई। इस पृथ्वी से तो यहां पर एक रेखा हम लोग देखा करते हैं जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कार्बन लाइन नाम दिया, कार्बन रेखा नाम दिया। तो कार्बन रेखा का नाम किसके कारण रखा गया? अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर वोन कार्बन के सम्मान में हम इसे कार्बन रेखा बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस लिमिट के बारे में बताने का प्रयास किया, इस रेखा के बारे में बताने का प्रयास किया, इस ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा को दर्शाने का प्रयास किया। ये कहते हैं कि 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जो कार्बन रेखा स्थित है, इसके ऊपर के समस्त भाग को, इसके ऊपर के समस्त भाग को, इसके ऊपर का जितना भी भाग है उस सारे भाग को क्या कहा जा सकता है? स्पेस कहा जा सकता है, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर वोन कार्बन के द्वारा सुझाए गए कार्बन रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है, उसके ऊपर के समस्त भाग को क्या कहा जा सकता है? स्पेस कहा जा सकता है, अंतरिक्ष कहा जा सकता है, ठीक है भाई। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है यहां पर कैसे कि पृथ्वी के 100 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित एक काल्पनिक कार्बन रेखा, जो वैज्ञानिक नाम के कारण रखा गया है, कार्बन रेखा के ऊपर के भाग को, के ऊपर के
समस्त भाग को अंतरिक्ष से कहा जा सकता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष हमने नाम लिया। कई बार ऐसे भी मतलब जो है खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, खगोल विज्ञान के विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के माध्यम से भी बताया जा सकता है कि अंतरिक्ष से वायुमंडल की और अंतरिक्ष की मतलब एक सीमा, एक लेयर है, उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। यानी कि हमारे वायुमंडल की अंतिम जो रेखा है उसके बाद वाले सारे भाग को हम अंतरिक्ष कह सकते हैं। वही बात जो मैं बता रहा हूं, अलग अलग तरीके हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये बात जो है सबसे प्रमाणित बात है, पुस्तकों में हम लोगों ने इसको ज्यादा पढ़ा है, कार्बन रेखा को। आप भी कार्बन रेखा के बारे में स्टडी किया करते होंगे, तो उस आधार पर हम इसकी बात कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि मान लो ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की वायुमंडल की परतें देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल, इसके बाद में आता है हम जानते हैं समताप मंडल, इसके बाद में आता है, हम सब ने नाम सुना है, मध्य मंडल, इसके बाद में आता है हमारे लिए मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में हम लोग आयन मंडल की भी चर्चा किया करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद हम पढ़ा करते हैं एक्सोस्फीयर, जिसे अपने बोलते हैं बहिर्मंडल। इनकी भी एक निश्चित दूरी है, निश्चित ऊंचाई है, कुछ किलोमीटर में इनकी ऊंचाइयों को वर्गीकृत किया गया है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आता है अपना मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद वाला कुछ भाग जो है, मध्य मंडल के भी कुछ भाग को वहां पर शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद वाले समस्त भाग को, जिसमें आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। क्षोभ मंडल जो है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, हमें इस बात की जानकारी है, कोई नई बात नहीं है, बस एक एक लाइन इन सब के बारे में मैं लिखूंगा। क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पर लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचा भाग, विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर ऊंचा भाग, औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर। ठीक है ना, इस भाग को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो हमारे कई जगहों पर ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि इसे मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं। मौसमी परिवर्तन की छत कहते हैं। धूल, मिट्टी, बादल, सब ये इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग कहां पर देखा करते हैं? क्षोभ मंडल में ही देखा करते हैं, और इसे मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, क्षोभ मंडल के बाद में जो मंडल आता है वो कौन सा आता है? समताप मंडल आता है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं फटाफट बताता चलूंगा ताकि हम अंतरिक्ष की कक्षाओं के ऊपर चर्चा कर सकें। उपग्रह किन किन कक्षाओं में छोड़े जाते हैं, कौन से उपग्रहों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इन बिंदुओं पर अपने शुरू कर सके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं फटाफट आपको सबसे पहले बता देता हूं। क्षोभ मंडल के बाद हम सब जानते हैं कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है। समताप मंडल लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई का भाग होता है, और इसी समताप मंडल के अंदर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है, यहां पर ओजोन गैस उच्च घनत्व में देखी जाती है। ओजोन का उच्च घनत्व जो है देखा जाता है, इसी वजह से हम इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ओजोन परत या ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल का एक भाग होता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करता है, और इन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करके हमारी सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, इसी को अपने
ओजोन परत या ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल का ही 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर का भाग जहां पर ओजोन उच्च घनत्व के रूप में देखी जाती है, उसे ओजोन मंडल या ओजोन परत के नाम से हम लोग जाना करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हम लोग इस तरीके से जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं भाई। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि कौन आता है, आयन मंडल आता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल का एक भाग है, फिर आयन मंडल। आयन मंडल क्या है, देखो समताप मंडल जो है उसकी सीमा से 50-80 किलोमीटर ऊपर का भाग, ठीक है ना। समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग जो होता है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी बहिर्मंडल, मध्य मंडल, सॉरी मध्य मंडल हमने पढ़ा था पीछे, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है या इससे ऊपर का जो भाग है उसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई है लगभग, ठीक है भाई, ये तो क्षोभ मंडल आ गया, और इसके बाद में 50 किलोमीटर की ऊंचाई का जो भाग है वो आ गया समताप मंडल। इसके बाद में लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग है वो आ गया मध्य मंडल। तो इसका मतलब मध्य मंडल जो है वो उसका कुछ हिस्सा, और आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई मैं मान लो मैं 100 किलोमीटर मानता हूं, तो यहां पर कार्बन रेखा जो है उसका हम जिक्र कर सकते हैं। सही है भाई, तो कार्बन रेखा जो है वो वास्तव में मध्य मंडल के कुछ हिस्से को कवर करती है, और उसके ऊपर के सारे भाग को अगर हम अंतरिक्ष मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी, तो हमें पता चलता है कि एक तो आ गया मध्य मंडल का कुछ हिस्सा, और इसके बाद में आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो 3 प्रकार के वायुमंडल की जो परतें हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। एक तो मध्य मंडल, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। ठीक है भाई, इन सकते हैं, ठीक है ना, इन तीनों को हम अंतरिक्ष कह सकते हैं। तो अंतरिक्ष वास्तव में बहिर्मंडल के बाद का भाग है, या फिर मध्य मंडल का कुछ हिस्सा, और आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये समस्त जो भाग हैं वो इस जगह पर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास आता है आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल से, यानी कि यहां जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल से जो 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, यहां से 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का भाग जो है वो इसमें आता है। ठीक है, फिर अगर हम बहिर्मंडल की चर्चा करें, एग्जोस्फीयर जिसको हम बोल सकते हैं बहिर्मंडल, तो 400 किलोमीटर से लेकर कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है 1600 किलोमीटर तक का हिस्सा। वास्तव में हमारे पृथ्वी की एक कक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है ना, यहां से जो आगे का भाग है, बहिर्मंडल का जो भाग होता है, उसी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन जो है क्या करते हैं। ठीक है भाई, बहिर्मंडल का जो भाग है और आयन मंडल का कुछ हिस्सा जो है, वहीं से हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसकी स्टडी शुरू कर दिया करते हैं, जिसे हम निम्न भू कक्षा के नाम से जाना करते हैं। यहां पर भी बहुत सारे उपग्रहों का हम लोग यूज किया करते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे जब स्टडी करेंगे तो इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमने अंतरिक्ष के बारे में एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया कि अंतरिक्ष के अंदर कौन कौन से वायुमंडलीय जो परतें हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल तो नीचे रह जाता है ना। फिर आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल का कुछ हिस्सा आयन मंडल और बहिर्मंडल को सम्मिलित करते हुए उसके आगे का समस्त भाग जो है वो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। और वायुमंडल के इससे आगे के समस्त भाग को जो है अंतरिक्ष में विलीन कर लिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट बिंदु पर कि अंतरिक्ष की कक्षाएं कौन कौन सी हैं।
कौन कौन सी कक्षाओं को हम अंतरिक्ष में जो है शामिल करते हैं। ठीक है भाई। और साथ ही वो कौन सा मंडल है जहां पर कृत्रिम उपग्रहों को शामिल किया जाता है। तो बहिर्मंडल हमने देखा अभी कि बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों को वहां पर अपने शामिल कर सकते हैं। मेजर बात यह आती है कि अंतरिक्ष की कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं अब आपको अंतरिक्ष की कुछ कक्षाएं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अंतरिक्ष की कक्षाएं, इसमें कुछ कक्षाएं हैं जिनको मैं क्रम से लिखने का प्रयास कर रहा हूं, बाद में हम एक एक कक्षा के बारे में अध्ययन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले LEO जिसे अपने बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट जिसे हम कह सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट जिसे हम निम्न भू कक्षा कह सकते हैं। बाद में आता है हमारे पास है MEO जिसे हम बोलते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट अर्थात मध्य भू कक्षा, मध्य भू कक्षा, मिडल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा। फिर हमारे पास 3 नंबर पे आता है जिसको आप बोलते हैं GEO, जियो अर्थ ऑर्बिट, GEO जियो अर्थ ऑर्बिट। जिसे हम बोलते हैं भू स्थिर कक्षा, भू स्थिर कक्षा। अच्छा, इसे यह भी कहा जा सकता है हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट भी इसे कहा जा सकता है, हाई अर्थ ऑर्बिट भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि उच्च भू कक्षा भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे ऊंची कक्षा यही होती है, सबसे ऊंची होने के वजह से ऐसे हम हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उच्च भू कक्षा के नाम से इसे जाना जा सकता है, उच्च भू कक्षा के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, वास्तव में वैसे तो यही 3 मुख्य रूप से कक्षाएं होती हैं जिनके क्रम से हमने नाम लिए हैं लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो अर्थ ऑर्बिट। निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा और एक नाम है जिसको हमने बोला है उच्च भू कक्षा जिसे हम जियो अर्थ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, और वास्तव में इसे हाई अर्थ ऑर्बिट भी हम लोग कह सकते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट भी हम इसे कह सकते हैं। तो मैं नीचे लिख भी देता हूं हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबकी ऊंचाई और सबके बारे में अपनी व्यापकता के साथ स्टडी करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से ताकि हम समझ सकें। फिर आती है हमारे पास ध्रुवीय कक्षा नंबर 4 पे। हम हर एक कक्षा के बारे में, जो कक्षाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, जो कम महत्वपूर्ण उनके बारे में कम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट जिसको अपने बोल सकते हैं, ध्रुवीय कक्षा। ठीक है, और एक आती है हमारे पास है सूर्य समकालिक कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा। हम हर किसी कक्षा के बारे में मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य समकालिक कक्षा जिसे SSO के नाम से जाना जाता है, SSO। SSO का पूरा नाम होता है S फॉर सन, S फॉर सिंक्रोनस और O फॉर ऑर्बिट। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्रुवीय कक्षा और एक कक्षा होती है जिसे हम सूर्य समकालिक कक्षा बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है सूर्य समकालिक, यानी कि जो सूर्य के साथ जो काम करे, सूर्य के प्रकाश के साथ जो काम करे, ऐसी कक्षा जिसमें पाए जाने वाले उपग्रह पृथ्वी के उन भागों पर लगातार फोकस करें जो भाग सूर्य से प्रकाशित हैं। यानी जो भाग सूर्य से प्रकाशित है, जिस समय जो भाग सूर्य से प्रकाशित होता है, केवल उन्हीं प्रकाशित भागों के ऊपर जो उपग्रह काम करते हैं, इसका मतलब वो सूर्य समकालिक कक्षा के अंदर परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, और जहां पर अंधेरे वाला भाग होता है वहां पर इससे कक्षा में पाए जाने वाले उपग्रह काम नहीं करते।
एक ध्रुवीय कक्षा है और एक सूर्य समकाली कक्षा है। ये कक्षाएं दोनों अलग अलग होती है, एक ही कक्षा नहीं है। मैंने लिखा जरूर एक साथ है, लेकिन होती है अलग अलग। फिर इसके बाद में हमारे पास और कक्षा आती है जिसको अपने बोलते हैं स्थानांतरण कक्षा और भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। स्थानांतरण कक्षा या जिसे हम भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा कह सकते हैं। भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा जिसे हम कह सकते हैं, और इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं जीटीओ। जीटीओ जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से हम इसे जानते हैं। भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा हमारे लिए जीटीओ बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है। हम इसके ऊपर व्यापकता के साथ स्टडी करेंगे और हम समझेंगे इस बात को कि जीटीओ वास्तव में हम किसको बोल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास सबसे मेजर आती है नंबर 6 पे, जिसको अपने बोलते हैं लैग्रेंज बिंदु। लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज स्पॉट। लैग्रेंज स्पॉट जिनके बारे में या जिसके अध्ययन या लैग्रेंज नाम क्यों रखा गया, जिसका अध्ययन किसने किया, जिसके बारे में किसने दुनिया को बताया, तो यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इसके सम्मान में ही हम इन बिंदुओं को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर स्थित होते हैं। पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन किलोमीटर दूर, 10 लाख किलोमीटर दूर स्थित ऐसे बिंदु जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण दोनों ही गुरुत्वाकर्षण समान रूप से लागू होते हैं, और इस वजह से इस लैग्रेंज बिंदु पर उपस्थित कोई भी उपग्रह जो होता है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक स्थिर बिंदु के रूप में वहां पर काम करता है। और बहुत ज्यादा दूरी तक अंतरिक्ष में जहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां के भी चित्र जो है हमें दिखाने में सक्षम होता है। इन बिंदुओं को हम कई नामों से जानते हैं। वर्तमान में एक्टिव जो लैग्रेंज बिंदु है वो L1 और L2 के नाम से हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे हो सकते हैं। माने जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण समान रूप से लागू हो। अगर दोनों में से किसी एक का लागू होगा तो उसकी स्थिति स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उपग्रह जो है वो गतिशील होते हैं। अगर दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण समान रूप से लागू होंगे तो इसका और इस ऐसे स्थिर बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंज बिंदु बोला करते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये कक्षाएं होती हैं। अब एक डायग्राम के माध्यम से अपने मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इन कक्षाओं को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इनकी ऊंचाइयां किस तरीके से तय होती हैं। तो जैसे मान लीजिए, अब पहले तो हमने पढ़ा था कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी परतें होती हैं उनके बारे में। अब कक्षाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी से ऊपर 2000 किलोमीटर के बीच का हिस्सा, 2000 किलोमीटर तक, हालांकि कुछ जगहों पर हम लोगों ने यहां पर 1600 किलोमीटर तक का एरिया पढ़ा है, मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक का एरिया। 200 से 2000 भी पढ़ा है, 200 से 1600 भी पढ़ा है, 160 से 1600 भी पढ़ा है। लेकिन हाँ, कम से कम 160 किलोमीटर से शुरू होकर 160 किलोमीटर से शुरू होकर 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया है, यहां तक जो कक्षा होती है उसे अपने बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक ना, यानी 2000, यहां 2000 में बोल रहा हूं, हाँ ध्यान दीजिएगा, 2000 किलोमीटर। ठीक है ना, 2000 किलोमीटर के भीतर भीतर का एरिया, 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच बीच के एरिया को हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, निम्न भू कक्षा जिसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद में 2000 से लेकर 2000 से लेकर, अब यहां ये लिमिट होगी 2000 है ना, 2000 से लेकर लगभग किताबों में लिखा हुआ है ना, 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर तक का हिस्सा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के ये जो दोनों के बीच का जो गैप है, इसे अपने बोलते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा, मिडल अर्थ ऑर्बिट।
यानी 2000 से शुरू होकर ये 35,786 किलोमीटर तक के बीच का हिस्सा है। शुरुआत का जो 2000 तक का हिस्सा है इसे तो हमने क्या नाम दिया है, लो अर्थ ऑर्बिट, और 2000 से 35,786 के बीच का हिस्सा जो है इसे हमने नाम दिया है मिडल अर्थ ऑर्बिट, मध्य भूकक्षा। और 35,786 से ऊपर जो है इसको अपने बोलते हैं जीईओ, जीईओ, जियो अर्थ ऑर्बिट, भूस्थिर कक्षा। ये सबसे ऊपर की कक्षा है। और यहां से भी सबसे टॉप पर अगर हम बहुत दूरी तय कर लें तो यहां पर एल बिंदु जो है वो देखने को मिलेंगे, लैग्रेंज बिंदु जिनको अपने बोल सकते हैं। इससे भी बहुत अधिक ऊंचाई पर हमें वह देखने को मिलेंगे। सही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समान रूप से यहां पर लागू है, काम कर रहा है। जैसे जैसे इन कक्षाओं की दूरियां बढ़ती है वैसे वैसे इन कक्षाओं में पाए जाने वाले उपग्रहों की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। पृथ्वी के निकट स्थित कक्षा के अंदर जो उपग्रह होते हैं उनकी गति सबसे ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम करता है। गुरुत्वाकर्षण जहां पर ज्यादा काम करेगा वहां उस कक्षा में पाए जाने वाले उपग्रहों की गति सबसे फास्ट होगी। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कक्षाएं जो हैं वो मतलब ज्यादा दूर स्थित कक्षाओं के अंदर जब उपग्रह की हम गति पढ़ेंगे तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी कि जो सबसे दूर वाली कक्षा है इसमें पाए जाने वाले उपकरणों की गति जो है वो बहुत स्लो होती है, और सबसे नजदीक स्थित उपग्रह जो होते हैं इस कक्षा के उन उपग्रहों की गति सबसे फास्ट होती है। यानी लो अर्थ ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह परिक्रमा करता है तो उसकी गति फास्टेस्ट गति हम मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है इनकी, 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड होती है। LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं उनकी, और इनको पृथ्वी का एक परिक्रमा पथ पूरा करने में लगभग 90 मिनट या 99 मिनट, मैंने अलग अलग जगहों पर देखा है, किसी जगह पर 90 मिनट लिखा हुआ है, किसी जगह पर 99 मिनट्स लिखा हुआ है, तो लगभग 90 से 100 मिनट के बीच का समय लगता है। इसका मतलब जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है उसको पृथ्वी के एक दिन में कितने चक्कर वो लगा सकता है इस 90 मिनट के हिसाब से, तो लगभग 16 चक्कर लगा सकता है, उतनी ज्यादा स्पीड है उसकी। ठीक है, तो यहां वाले सबसे फास्ट है। अगर मैं जियो अर्थ ऑर्बिट के अंदर उपग्रहों की चर्चा करूं तो इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये पृथ्वी की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए, पृथ्वी की गति के साथ अपना तालमेल बिठाते हुए लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेते हैं ताकि पृथ्वी के घूर्णन के साथ ये गति कर सकें। और इन कक्षाओं में पाए जाने वाले जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के वृहद क्षेत्र जो है उसका, वृहद क्षेत्र का चित्र हमें प्रस्तुत कर सकते हैं, वृहद क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, वृहद क्षेत्र को एक साथ देख सकते हैं। अब हमें क्या है, इन कक्षाओं के अंदर मूल रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में मोटी मोटे तौर पर चर्चा करनी है। तो मैं सबसे पहले जो सबसे ऊपर की कक्षा है उसके बारे में बताऊंगा, फिर सबसे नीचे की कक्षा मिडल अर्थ ऑर्बिट जो है, यहाँ पर जो उपग्रह होते हैं वो मोस्टली नेविगेशन जो सैटेलाइट होते हैं वही यूज किए जाते हैं। तो ये कोई खास ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बीच का जो एरिया है ये और ये दो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर GTO वगैरह जो है उनके बारे में अपने को चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा GEO के बारे में, सबसे टॉप के बारे में। ठीक है ना, फिर हम जो सबसे लास्ट वाला है LEO इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर मैं सभी, हालांकि मैं मिडल अर्थ ऑर्बिट के बारे में भी एक एक दो लाइन आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में बताऊंगा, GTO के बारे में बताऊंगा, लैग्रेंज बिंदु के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो में हम व्यापक स्तर पर कक्षाएं और कक्षाओं में उपग्रहों का किस तरीके से कार्यक्रम होता है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। और कल वाली कक्षा में कुछ प्रमुख कार्यक्रम, कौन कौन से उपग्रह, किस तरीके के कार्यक्रम हमारे भारत के माध्यम से जो संचालित होते हैं, है ना, और कौन कौन से उपग्रहों को हमने संचालित किया, कैसे किया, कौन कौन सी योजनाएं हैं, धीरे धीरे करते करते टॉपिक के लेवल को अपने बढ़ाते चलेंगे और कुछ वीडियोस के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं GEO यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। GEO यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, भू स्थिर
कक्षा के बारे में, सबसे दूर की कक्षा है, ठीक है ना। ये जो है कक्षा सबसे दूर स्थित कक्षा है, आपने देखा डायग्राम में, सबसे ठीक है भाई, 35,786 किलोमीटर या इससे प्लस, 35,786 किलोमीटर या इससे अधिक, ठीक है ना। यहां जो कक्षा हम लोग अध्ययन करते हैं वो कक्षा 35,786 किलोमीटर या अधिक, अधिक का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, लगभग यही इतनी ही दूरी वाली जो कक्षा होती है इसे हम जीईओ, जियो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस कक्षा में जो उपग्रह होते हैं उन उपग्रहों के परिक्रमा करने का सिस्टम कैसा होता है वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इनका एक सिस्टम होता है कि यहां जो उपग्रह होते हैं ना वो हमेशा इस भूमध्य रेखा के ऊपर ही चक्कर करते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर ही चक्रण करते हैं, ठीक है। और इनका चक्रण हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर चक्रण करते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। यानी इसके उपग्रह जो हैं वो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर, अब इसका मतलब ये नहीं कि भूमध्य रेखा वो भी एक काल्पनिक रेखा है, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ऊपर ही चलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इनका झुकाव हो सकता है, इधर भी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये मतलब हमारे जो स्टेशन होते हैं वहीं से नियंत्रित किए जाते हैं, तो नो डाउट इनके ऊपर इस तरीके का कोई प्रभाव देखा जा सकता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वह पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है भाई, भूमध्य रेखा के ऊपर और पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने में जो समय लगता है इनको, वो समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो एक पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी यही समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में जितना समय लगता है, यह उपग्रह भी उसी घूर्णन पथ के अनुसार ही इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। और यहां पर इसकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, ताकि पृथ्वी के साथ ये परिक्रमा कर सके, ठीक है, पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर सके। जैसे मान लीजिए कि मैं पृथ्वी हूं और ये मेरे पास जो स्टिक है ये मान लीजिए वो ग्रह है, तो जैसे जैसे मैं परिक्रमा करूंगा ठीक वैसे वैसे ये जो जीईओ, जियो अर्थ ऑर्बिट में जो उपग्रह होता है वो भी चक्कर करता है। हालांकि ये चक्कर कर रहा है लेकिन मेरे लिए क्या है, स्थिर है, मेरे लिए क्या है, ये स्थिर है, ठीक है ना। हालांकि चक्कर तो कर ही रहा है, अंतरिक्ष के अंदर तो इनकी गति है, लेकिन ये जिस बिंदु पर मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसी बिंदु को लगातार दिखाएगा। हाँ, इसका क्षेत्र काफी वृहद होगा। अगर LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता तो क्या करता, वो एक कम क्षेत्र को दिखाता, लेकिन ये दूरी होने की वजह से पृथ्वी के वृहद क्षेत्र को दिखा सकता है। अगर जियो अर्थ ऑर्बिट में ऐसे कुछ ज्यादा संख्या में, ऐसे नहीं भी बहुत ज्यादा संख्या में हो, माने 3, ऐसे गूगल पे मैंने देखा लगभग 3 उपग्रहों की वो कल्पना करते हैं कि अगर 3 उपग्रहों को ऐसे एक इधर एक पीछे की तरफ मान लो, ऐसे 3 उपग्रहों को अगर जियो अर्थ ऑर्बिट में लगा दिया जाए तो पृथ्वी के पूरी पृथ्वी का जो पूरा का पूरा पृथ्वी का जो भाग है उसको एक साथ देख सकते हैं, एक साथ उसका चित्रण कर सकते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट जो है वहां पर क्योंकि दूरी बहुत कम होती है इन दोनों के बीच की, इसलिए वो पृथ्वी के किसी विशेष भूभाग को दिखाने में सक्षम होते हैं, वृहद क्षेत्र को दिखाने में सक्षम नहीं होते, विशेष भूभाग को दिखाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक मानचित्र, अगर आपको मैं एक मानचित्र शो करूं और उसको अगर नजदीक से देखूंगा तो मानचित्र का कुछ हिस्सा ही मुझे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं दूर से देखूंगा तो मानचित्र को व्यापक स्तर पर मैं देख सकता हूं,
ठीक वैसे ही उपग्रह की जितनी ज्यादा दूरी होती है वो पृथ्वी के बड़े भूभाग को इजीली देख सकता है, और जितनी कम दूरी होती है वो पृथ्वी के विशिष्ट भूभाग को देखने में सक्षम होता है। इसका मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के बहुत कम भाग को देखने में हमारी हेल्प करते हैं, जबकि जियो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि जो सबसे दूर की 35,786 किलोमीटर कितनी दूर की मतलब कक्षा है, उसमें जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, वृहद भाग को दिखाने में सक्षम होते हैं। वृहद भाग को तो समय मैंने आपको बताया 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड का समय, और पृथ्वी के समान गति से यात्रा करते हुए परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के समान गति, जैसी हमारी घूर्णन गति है ठीक वैसी पृथ्वी की घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति के समान है ना, घूर्णन गति के समान गति करते हैं। ठीक है, और एक समान इसको बनाए रखते हुए गति करते हैं, और इसी वजह से निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान गति से यात्रा करते हुए परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी गति करती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक ऐसे ही ये भी गति करते हैं और इस वजह से स्थिर दिखाई देते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति के समान गति से परिक्रमा करते हैं, अतः एक बिंदु पर स्थिर दिखाई देते हैं। अतः यहां पर जो पाए जाने वाले उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर दिखाई देते हैं। और स्पीड मैंने इनको बता दी, क्योंकि दूरी ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। घूर्णन करने में समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। भूमध्य रेखा के ऊपर और पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, बहुत सारे उपग्रह जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से भी जो है मूव करते हैं, वो ध्रुवीय कक्षा के आधार पर काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जियो अर्थ ऑर्बिट है इसलिए ये पूरा ऐसे करते हैं, और इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो वृहद होता है। दूरी अधिक होने के कारण वृहद क्षेत्र जो है उसको दिखाने में सक्षम होते हैं। दूरी अधिक होने के कारण वृहद क्षेत्र को दिखा सकते हैं, क्योंकि दूरी ज्यादा है इसलिए क्षेत्र वृहद होगा। अगर दूरी कम होती तो हम एक सीमित क्षेत्र की ही कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी अधिक होने के कारण ये वृहद क्षेत्र का हमें जो है उसको कवर करते हुए हमें उसकी सूचना और जो भी संचार के माध्यम से हम जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें दे सकता है। और यहाँ पर जो उपग्रह काम में लिए जाते हैं वो मोस्टली दूर संचार उपग्रह होते हैं और मौसम निगरानी करने वाले उपग्रह होते हैं। दूर संचार उपग्रह या मौसम की निगरानी करने वाले उपग्रह, मौसम निगरानी करने वाले उपग्रह एक वृहद क्षेत्र का आंकलन करते हैं और पृथ्वी पर एक स्थिर एंटीना के माध्यम से इनसे अपने सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर बिंदु, क्योंकि वो पृथ्वी जैसे घूमते वैसे वैसे ही घूम रहे हैं, तो अगर एक एंटीना को इनकी तरफ, जिस तरफ इनका मतलब इनकी स्थिति उस तरफ अगर उनको फिक्स कर दिया जाए तो वो लगातार सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो उपग्रह होते हैं ना वो लगातार ऐसे फास्टली रोटेट होते हैं, इसलिए आप उनको उनकी सूचनाओं को प्राप्त करना मतलब एक एंटीना के माध्यम से कठिन हो जाता है। लेकिन अगर जियो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रह जो होते हैं उनके सामने अगर हम एक एंटीना लगाएं तो ये उस जैसे जैसे पृथ्वी मूव होगी वैसे वैसे एंटीना मूव होगी और वैसे वैसे उपग्रह मूव होगा, तो लगातार उसका एक संपर्क उसके साथ बना रहेगा और उस सूचनाओं को इजीली आसानी पूर्वक जो है वो प्राप्त कर सकता है, संचार आसानी से संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये था जीईओ। मुझे लगता है जीईओ जो है वो आप लोगों को काफी हद तक जो है समझ में आ गया होगा और यहां तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं होगी शायद। उसके बाद में आता है लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है भाई, तो तत्काल प्रभाव से हम लोग फटाफट अध्ययन करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, हमने इसके बारे में बात कर रखी है। लगभग 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की जो कक्षा होती है उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और यहाँ ये सबसे कम दूरी वाली कक्षा होती है, पृथ्वी के सबसे करीब कक्षा है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे करीब कक्षा है
और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, तो यहाँ के जो उपग्रह होते हैं उन उपग्रहों की गति सबसे फास्ट रहेगी। उपग्रहों की गति जो है यहाँ वो सबसे फास्ट रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इस वजह से इनकी गति जो है वो सबसे कम सबसे फास्ट रहेगी, लगभग 7.6 किलोमीटर 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और परिक्रमा करने में, एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगभग 90 मिनट का समय, पृथ्वी का पूर्ण परिक्रमा, पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेते हैं। 90 मिनट से लेकर 100 मिनट के बीच का समय लेते हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपको पता ही है, वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही स्थापित किया गया है, ताकि अंतरिक्ष में कम समय के अंदर, इससे आगे की कक्षाओं में जो भी अंतरिक्ष किया जा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी कक्षा में स्थापित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी कक्षा में स्थापित है, सबसे कम दूरी वाली जो कक्षा है इसी में स्थापित है ये। ठीक है, और एक पूरे दिन में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लगभग 16 चक्कर लगा सकता है, क्योंकि सबसे फास्ट है और ये लगातार ऐसे रोटेट होते रहते हैं, लगातार गति जो है करते रहते हैं। ठीक है, और इनकी दूरी कम होने की वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो हम लोग मोस्टली इमेजिंग सैटेलाइट के रूप में जो है इनका यूज किया करते हैं। माने ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो उपग्रह होते हैं, इनसे हम लोग इमेज को प्राप्त करना अच्छा मानते हैं। ठीक है ना, तो इमेज मतलब चित्र। ठीक है, विभिन्न स्थानों के चित्र, और ऐसा इसलिए क्योंकि कम दूरी होने की वजह से ये जो चित्र प्राप्त करेंगे वो हाई रिजोल्यूशन के होंगे। क्योंकि अगर मान लो कोई दूर से चित्र खींचेगा तो उस चित्र के अंदर मतलब आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा वो चित्र, क्योंकि दूरी ज्यादा है। और कम दूरी से चित्र खींचेगा तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि दूरी कम है। तो दूरी कम होने की वजह से ये हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है उनको दिखाने में हेल्प करते हैं। और हाई रिजोल्यूशन इसलिए क्योंकि दूरी कम है, इस कक्षा की दूरी कम होने के कारण इस कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो हैं वो जब चित्र खींचते हैं तो उन चित्रों का स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा होता है, दूरी कम होने के कारण। दूरी कम होने के कारण हम लोग ऐसा देखा करते हैं। ठीक है ना, हाई रिजोल्यूशन इमेज, दूरी कम होने के कारण हम लोग ऐसा देखा करते हैं। बोलो ठीक है, एकदम सामान्य है, कहीं भी कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अधिक स्पष्ट चित्र जो है, अधिक स्पष्ट इमेज जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना, अधिक स्पष्ट इमेज हमें प्राप्त होती है, तो किसी स्थान विशेष के चित्रों को प्राप्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल जो है किया करते हैं। किसी स्थान विशेष के चित्रों को प्राप्त करने हेतु हम इसको यूज किया करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी कक्षा है जिसके उपग्रहों से हाई रिजोल्यूशन इमेज प्राप्त करने में आसानी रहती है, तो आप बताएंगे LEO, लो अर्थ ऑर्बिट कक्षा जो है, इस कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से खींचे गए चित्र अधिक स्पष्ट होते हैं, हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज होती है, तो हम इसे LEO सैटेलाइट कह सकते हैं। LEO सैटेलाइट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां पर कह सकते हैं। फिर आता है हमारे पास, अब देखो सबसे टॉप पर कौन था, GEO, सबसे लास्ट कौन था, LEO, बीच में कौन सा है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो अब MEO यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो है उसके बारे में आपको एक जनरल सी, एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा। इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर भी लिखूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 36,000 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो है हम उसको यहां पर जो है शामिल किया करते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां मोस्टली जो उपग्रह होते हैं वो कौन से उपग्रह जो है यहां पर अपने यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है नेविगेशन,
नेविगेशन सैटेलाइट जो हैं वो मोस्टली यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इस कक्षा में नेविगेशन सैटेलाइट जो हैं उनका हम लोग मोस्टली उपयोग किया करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मिडिल अर्थ ऑर्बिट हमने पढ़ दिया है। ठीक है भाई, इस समय क्या होता है हमारी, अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं और हमारी जो है लाइव क्लास का समय हो चुका है। मैंने सोचा था कम समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये कक्षा जो है थोड़ी बड़ी बनती जा रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको एक बार नोटिफिकेशन डाल दूं कि कक्षा में थोड़ा समय है, थोड़ी देरी से कक्षा शुरू होगी। ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब आता है हमारे पास ध्रुवीय कक्षा, और एक आता है हमारे पास से सूर्य समकाली कक्षा। एक ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट जिसे हम कह सकते हैं, ध्रुवीय कक्षा जिसे हम कह सकते हैं, पोलर ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा का मतलब बताया क्या, जैसे मान लो इस कक्षा के जो उपग्रह होते हैं, इस कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लो ये हमने ग्लोब बनाया, फिर से पृथ्वी की कल्पना हमने की, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट। यहां का सिस्टम क्या होता है कि यहां जो उपग्रह होते हैं ना वो नॉर्थ से साउथ की ओर इस तरफ मूव करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है, 20-30 डिग्री जो है झुकाव होना वो अलग बात है, लेकिन यहां उपग्रह नॉर्थ से साउथ की ओर परिक्रमा करते हैं। तो क्योंकि नॉर्थ से, ठीक है ना, ध्रुवों पर परिक्रमा, ठीक है ना, इस वजह से इन कक्षाओं को हमने क्या बोला, ध्रुवीय कक्षाएं हमने बोला। ठीक है भाई, ध्रुवीय कक्षाएं। ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं ये, ठीक है भाई, ध्रुवों पर जो है परिक्रमा करते हैं या ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। अब आपने देखा कि उपग्रह अगर कोई नॉर्थ और ये साउथ इस तरीके से, और आपने देखा था कि जो इससे पहले जो हमने उपग्रह पढ़े थे जैसे GEO सैटेलाइट जो थे वो क्या कर रहे थे, इस तरीके से मूव कर रहे थे। यहाँ इस परिपथ में मूव करने वाले जो हैं वो ध्रुवीय कक्षा वाले सैटेलाइट होते हैं, और अगर यहाँ से इस तरीके का मूव करने वाले होते हैं वो GEO, जियो अर्थ ऑर्बिट वाले उपग्रह होते हैं। ध्रुवों पर परिक्रमा करने के कारण ऐसा है। अब ठीक ऐसे मैंने एक कक्षा का नाम आपको और बताया था, सूर्य समकाली कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा, ठीक है ना, ऐसी कक्षा जो सूर्य के समकालिक होती है, सूर्य के समकालिक। अब मान लो हमारे, सपोज करो हमारे अब जो है दिन है, तो पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो पृथ्वी के इसी भाग के सामने जो है उपग्रह होगा, ताकि वो सूर्य के प्रकाशित भाग को देख सके, अंधेरे वाले भाग को नहीं देखता, केवल प्रकाशित भाग को देखता है, क्योंकि ये सूर्य के समकालिक होता है। जिस समय सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के जिस भाग पर गिरता है, ये उसी भाग के ऊपर विद्यमान रहने वाले उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, तो इसे हम सूर्य समकाली कक्षा या SSO, ठीक है ना, SSO यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हम इसे कहते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हम इसे कहते हैं, सूर्य समकाली कक्षा हम इसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य के समकालिक होता है, और सूर्य जिस समय पृथ्वी के जिस भाग पर प्रकाश डालता है केवल उसी भाग को प्रदर्शित करना इनका काम होता है। यहाँ ये जो उपग्रह होते हैं इनका कार्यक्रम क्या होता है कि पृथ्वी के प्रकाशित भाग को देखना, पृथ्वी के प्रकाशित भाग को देखना इनका मुख्य कार्यक्रम होता है। और पृथ्वी के प्रकाशित भाग के जो चित्र होते हैं उन्हीं सूचनाओं को, उन्हीं संचार की संवेदनाओं को भेजना इनका एक मुख्य कार्यक्रम माना जा सकता है।
ठीक है भाई, तो ये भी हमने पढ़ दिया। अब हमें बात करनी है स्थानांतरण कक्षा और भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा के बारे में। स्थानांतरण कक्षा और भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा, ठीक है, मैंने सबको बताया। अब ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ध्रुवों पर परिक्रमा करते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करते हैं। जियो अर्थ ऑर्बिट के जो उपग्रह होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है विचरण करते हैं और पृथ्वी के घूर्णन के साथ मेल खाते हुए घूर्णन करते 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेते हैं और उनकी स्थिति हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है ना, और एंटीना के माध्यम से वो सूचनाओं को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट के जो उपग्रह होते हैं वो फटाफट, अब जैसे एक दिन में ही 16 चक्कर काट लें मान लो, तो कौन सी एंटीना को हम जो है एंटीना से उन सूचनाओं को प्राप्त करें। अब अगर उनसे सूचनाएं प्राप्त करनी हो तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमें उपग्रहों की संख्या को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जब संख्या बहुत ज्यादा होगी तो उससे सूचनाएं इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक ही उपग्रह हमें सूचना दे सकता है और पृथ्वी के समस्त भूभाग को एक समय में देखना है तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में उपग्रहों को संचालित करने की जरूरत नहीं है। केवल 3 उपग्रह, 1 2 3, बस 3 उपग्रह को अगर हम वहां पर स्टेबल कर देंगे तो पृथ्वी के समस्त भूभाग को वो आसानी से जो है देखते हुए हमें उसकी सूचनाओं को, संचार को प्रेषित करने में हमारी हेल्प करता है। किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की मौसमी परिवर्तन हुआ है तो उसके इमेज हम लोगों तक भेज सकता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्थानांतरण कक्षा और भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा, जिसको हमने जीटीओ बोला, बस उसके बारे में मोटा मोटा पढ़ना है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, भूस्थिर स्थानांतरण कक्ष, भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा, जीटीओ। एक स्थानांतरण कक्षा भी मैं कह सकता हूं जीटीओ को, कक्षा भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड।